हाउ वी कैन प्लान आर फ्यूचर। न्यूट्रल होके बैठना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को मद्देनज़र मत रखना। आपकी आज की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, मैं आपकी पॉकेट मनी से भी पैसों को सेव करने के तरीके बताऊंगा, राइट। इसके लिए आपको कोई बिज़नेस या कोई जॉब या कोई आपका अपना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर तुम इन बर्गर्स पे और पिज़्ज़ास पे जितने पैसे खर्चते हो, अगर उसमें से भी कुछ पैसे सेव कर लो तो ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आने वाले 5-10 साल तक लखपति या करोड़पति बना जा सकता है। इसी की आज बात करेंगे, तो गेट रेडी फॉर दिस। अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया तो आई एम डैम श्योर दैट यू विल गेट अ लॉट टुडे। सो लेट्स स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग सेमिनार। लाइफ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा, परिवार, पैसा और पेरेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस। और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है। अगर आपके पास लाइफ ही नहीं है तो पैसा या पेरेंट्स कहाँ होंगे? होंगे ही नहीं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको आपने अपनी लाइफ के ऊपर करनी है। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर आपको साल का तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये खर्च करना होता है अपनी एज के अकॉर्डिंग। आपकी एज के अकॉर्डिंग तो ये 8 से 9 हज़ार रुपया होगा, 8 से 9 हज़ार हो सकता है। बट ये डिपेंड करता है आप किस एज में अपनी एक लाइफ को सिक्योर करने वाले हैं। अब किन्हीं घरों में जब ये हादसे हो जाते हैं तो पीछे वालों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? फाइनेंशियल दिक्कत। क्योंकि अर्निंग हैंड अगर घर का चला जाए तो पीछे वालों को लगता है कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन अगर अर्निंग हैंड अपनी लाइफ को सिक्योर कर ले और सिर्फ साल का 8-9 हज़ार रुपये दे करके अपनी 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवा ले, इसे बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। इसे बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? टर्म इंश्योरेंस। ये टर्म इंश्योरेंस अलग अलग कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मैं किसी कंपनी का एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो तुम खुद हो, तुम्हारा अपना शरीर है। क्योंकि तुम चले गए तो ना सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ बंद हो जाएगा बल्कि तुम्हारे परिवार की भी जो क्षति होगी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। पर फाइनेंशियली अगर तुम अपने परिवार को तीसरे ही दिन, चौथे ही दिन 1 करोड़ रुपए दे जाते हो तो एटलीस्ट फाइनेंशियल बर्डन से तुम सेव हो जाते हो। तो अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट तो तब करोगे ना जब जिंदा रहोगे। तो सबसे पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करना हमारा पहला स्टेप है। ये स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। ये पैसे जो आप देते हैं ये वापस नहीं आते हैं। मिट्टी डालो इन पैसों पर। साल का 8-9 हज़ार, 10 हज़ार लगा लो एवरेज, राइट। महीने का कितना हो गया? पर डे का कितना हो गया? निकाल लो। अब तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत 300 रुपये पर डे भी नहीं है क्या? 200 रुपये पर डे भी नहीं है क्या? और अगर 200 रुपये पर डे के हिसाब से तुम्हें साल का 10 हज़ार रुपये देना भी पड़ रहा है, तुम उससे भी वापस की उम्मीद करते हो कि मुझे वापसी क्या मिलता है। जो इंश्योरेंस में लोगों का माइंडसेट होता है कि मुझे वापसी क्या मिल रहा है, तो ये गलत है। ये 10 हज़ार रुपया दे करके अगर 40 साल 50 साल तक की इंश्योरेंस होती है। और सबसे बड़ी बात इस इंश्योरेंस की खासियत ये होती है, इन्फ्लेशन, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ती जाए इसकी किश्त नहीं बढ़ती। मेरी किश्त है 13-14 हज़ार रुपया और मैं पिछले 8 साल से दे रहा हूँ। अब महंगाई की दर तो हर साल 5-5% बढ़ रही है, तो किस्त भी बढ़नी चाहिए। नहीं, मेरी इंश्योरेंस 50 साल की है तो मैं 80 साल का भी हो जाऊंगा तब भी मुझे वो 14 हज़ार ही देना है, बढ़ाना नहीं है। अच्छी बात है ना ये? तो 14 हज़ार देख करके अगर मैं 30 साल 50 साल और भी जी गया तो मैंने दिया कितना? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। इन दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार को क्या मिलता है? 1 करोड़ रुपया। मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ, 1.5 करोड़ की भी इंश्योरेंस होती है, 2 करोड़ की भी होती है और 50 लाख की भी होती है। लेकिन 1 करोड़ कम से कम करवा के जाओ। आज की महंगाई में 1 करोड़ कम से कम चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे, तुम अर्निंग हैंड नहीं हो अभी, तुम्हारे परिवार के लिए। एटलीस्ट अगर अपने पेरेंट्स ने ये नहीं करवाया, जागृत करो उन्हें, अवेयर करो उन्हें जा करके कि पापा मुझसे ले लो, मेरी पॉकेट मनी में से काट लो, लेकिन ये पहले करवाओ।
अगर ममा अर्निंग हैंड है, अर्निंग हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके सिर पर सारा परिवार चल रहा है, उसको बोलो ये इंश्योरेंस ज़रूर करवाए। समझ गए मेरी बात? ये ज़बरदस्ती करो बच्चे, ये काम तुम्हें, उनको पता नहीं है, वो कमाने में इतने बिजी हुए पड़े हैं, उनको ये नहीं पता किसी दिन अगर गाड़ी रुक गई तो पीछे से धक्का कौन लगाएगा। इस फील को, इस पेन को महसूस करो। जब तुम अर्निंग हेड हो जाओगे, कमाने लग जाओगे, तो सबसे पहला काम ये करना। समझ गए? ये था आपका टाइम। फर्स्ट स्टेप, सेव योर लाइफ फर्स्ट। इट इज़ कॉल्ड टर्म इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, परफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस अप टू 1 करोड़। ये समझ आ गया सब लोगों को? ये पहला स्टेप है, इसे ज़रूर करिएगा। आप मत करें, अपने परिवार को बोलें कि ये करें। जब आप अर्निंग हेड हो जाएंगे तो खुद कर लीजिएगा। सेकेंड स्टेप क्या है? सेव योर हेल्थ एक्सपेंसेस। अब जिंदा हो पर फिर भी बीमार तो हो जाओगे ना। व्हेन आई वाज इन 40s, 5 दिन रहा 40s में, मैं सिर्फ 5 दिन रहा, 5 दिन रहा था 40s में जब तुम लोग यहाँ पे थे। 1,20,000 रुपये लगा मेरा, 1,20,000 रुपये 5 दिन में, राइट। अब ये 1,20,000 अगर घर से निकालना पड़ता तो जान निकलती, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा हूँ। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी मौका ही नहीं लगा, कभी ऐसा लगा ही नहीं यार ये क्या हो गया यार, मैं ऐसा बीमार ही नहीं हुआ। क्योंकि 25,000 से 27,000 रुपया मैं साल का देता हूँ सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब मैं 25-27 देता हूँ, ये तो बहुत महंगा है सर। अरे नहीं भाई, मैं पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। 25 से 27,000 रुपया तुम्हारे इंडिविजुअल के लिए तो 6-7 हज़ार में इंश्योरेंस हो जाती है। 6-7 हज़ार में तुम्हारी 5 लाख की इंश्योरेंस हो जाएगी। 8-10 हज़ार में तुम्हारी 10 लाख की इंश्योरेंस हो जाएगी। 10 लाख तक की इंश्योरेंस हो जाएगी कि अगर तुम्हारी बीमारी पर 10 लाख तक का खर्चा आता है तो बिल ज़ीरो, कैशलेस, दे के भी नहीं आना, सिर्फ एक कार्ड बन जाएगा और कार्ड जाके जमा करवाओ, आ जाके तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस टोटल फ्री। ना सिर्फ फ्री बल्कि उसके बाद के भी सारे खर्चे 15 दिन के वो सारे फ्री। क्या ये ज़रूरी नहीं है? तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवार की ज़रूर करवाएं। अभी तुम लोग फिर से अर्निंग हैंड नहीं हो तो चलेगा, पेरेंट्स को पूछो कराइए आपने, नहीं कराई तो उनको बोलो करवाओ, इंश्योरेंस करवाओ। कल को 5 साल की तुम्हारी कमाई ना, 5 साल की तुम्हारी कमाई 4 दिन में उड़ जाएगी सारी, 4 दिन में। और अगर 10-15 हज़ार साल का देना पड़ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और ये वाली हेल्थ एक्सपेंसेस, पापा को याद करवाना, इन दोनों की रिबेट मिलती है इनकम टैक्स में। दोनों की 80C के अंदर रिबेट मिलती है। पैसा गया नहीं, आया वापस। कैसे? अगर आप साल भर का 25,000 रुपया इनकम टैक्स भर रहे हैं, अगर आप साल भर का 25,000 रुपया इनकम टैक्स भर रहे हैं और आपने यहाँ पर 10,000 रुपया मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे किया है, अब आप गवर्नमेंट को 25,000 नहीं पे करेंगे, अब आप 15,000 पे करेंगे। 10,000 की हेल्थ इंश्योरेंस की स्लिप साथ में लगा दो, आपका टैक्स बच गया, आ गए ना पैसे वापस। ये बस समझदारी नहीं है, ये होश नहीं है किसी को इन चीज़ों की। पैसा भी सेव, लाइफ भी सेव, हेल्थ इंश्योरेंस भी सेव, मेडिकल एक्सपेंसेस भी सेव और इनकम टैक्स भी कम हो गया। समझ गए? तो तुम लोग ये गलती मत करना, अपने परिवार को कन्विंस करो जा करके। थर्ड स्टेप बच्चे, अब कुछ कैश रखिए अपने पास, होल्ड सम कैश फॉर इमरजेंसी। ये तुम्हारे घर पे होना चाहिए, घर पे इन द सेंस तुम्हारे हाथ में कहीं सेफ होना चाहिए। अब तुम घर पे 5-6 लाख रुपए रखते हो तो डर भी लगता है कि चोरी ना हो जाए। मैंने 5-6 लाख की बात ही नहीं की। तुम अपने एक्सपेंसेस को गिनो, तुम्हारे महीने के एक्सपेंस कितने हैं। तुम्हारे घर का खर्चा 15,000 रुपया है, राइट। भगवान ना करे कोविड आ जाए दोबारा, हुआ था, देखा था अच्छे अच्छे घरों के लोग ना लाइनों में लगे खाना मांग रहे थे, देखा था मिडिल क्लास के लोग भी लाइनों में लग के खाना मांग रहे थे। अरे इनकम सोर्स ही बंद हो गया, तुम्हारी सैलरी बंद होगी, तुम्हारी सैलरी 50,000 है पर फैक्ट्री बंद पड़ी, तुम क्या करोगे। और बाबुओं ने क्या हाल किया था वर्कर्स का, देखा था ना। ये तो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी थी जिन्होंने बचा लिया लोगों को, पर ऐसी कंडीशन क्या दोबारा नहीं आ सकती? क्या कोई वॉर नहीं लग सकती? कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट सेव सम मनी फॉर, ये आपका थर्ड स्टेप है। क्या है? सेव सम मनी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को काउंट करिए, मेरा महीने का खर्चा कितना है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 मंथ से,
उन 6 महीनों के खर्चे को मान लो 3 लाख बनता है, 4 लाख बनता है, 2 लाख बनता है, उसको कहीं पर ऐसा सेफ रखो कि उस दिन तुम्हें बैंक का मुंह भी ना देखना पड़े। ये ना हो तुम एटीएम जाओ और वहाँ पे लंबी लाइन लगी हो। अरे सब्जी लेनी मुश्किल हो गई थी जब कोविड आया था, समझ पा रहे हो ना। तो वो पैसा तुम्हारे पास कहीं सेफ होना चाहिए, घर पे हो या आसपास हो, सेफ जगह पे हो, लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी आए तो वो पैसा तुम अपने पास यूज कर सको, और वो कैश रूप में होना चाहिए। एफडी नहीं मैं कह रहा, मैं आरडी नहीं मैं कह रहा, बैंक के लॉकर में नहीं मैं कह रहा। भाई साहब जब बम फूटेंगे ना, कब बम फूटते हैं तो बैंक सबसे पहले बंद होते हैं, तुम्हारा पैसा बैंक में रह जाता है और बैंक टोटल बंद हो जाते हैं अनिश्चित काल के लिए। लो कर लो क्या करना। अबे पेट्रोल का 2 रुपये रेट कम हो जाए ना तो देखो तुम्हें पेट्रोल बनवाना मुश्किल हो जाता है। तो जब बैंकों की ऐसी हालत होने वाली किसी को खबर फैल जाएगी तो हमारा बैंक में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। याद है डिमोनेटाइजेशन का दिन, किसी को याद है तो डिमोनेटाइजेशन के दिन जब 2000 का नोट 1000 का नोट बंद हुआ था तो क्या हुआ था, देखा था ना। बैंकों के बाहर तुम्हें 6-6 घंटे 8-8 घंटे खड़े होना पड़ता था और अपने ही पैसों के लिए। तो ऐसी कंडीशंस ना आए इसके लिए अपने पास कुछ पैसा सेफ रखो कि भीख ना मांगनी पड़े किसी के सामने। बुरा वर्ड बोल रहा हूँ पर सच यही है। तो तीसरा स्टेप आपका ये है, क्या, सेव सम मनी फॉर यू एटलीस्ट फॉर 6 months और 4 months एक्सपेंसेस। इतनी देर में तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, 4 महीने में कुछ ना कुछ तो ठीक हो जाएगा, या तुम कुछ ना कुछ तो हीला वसीला निकाल लोगे, लेकिन एटलीस्ट 4 महीने तुम्हें किसी के आगे हाथ ना अड़ने पड़े, इसके लिए अपने आप को सेफ रखिए। ये 3rd स्टेप था, समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या था, होश में होना सारे। सेकंड स्टेप, 3rd स्टेप, ठीक है जी। अगला स्टेप, अब अगले 2 साल के लिए कुछ प्लानिंग करिए कि मेरे ये ड्रीम्स हैं जो मैंने पूरे करने हैं। 2 साल मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे ये करना है, राइट। कुछ सोचा होगा ना अपने लिए, मुझे बाहर जाना है, मुझे अपना ये काम शुरू करना है। अपने 2 साल तक के छोटे टर्म प्लान के लिए, छोटे से प्लान के लिए अपने लिए सेविंग शुरू करो। मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मुझे ये छोटे छोटे प्लान करो अपने, राइट। तो अपने 2 साल के अगले प्लान्स के लिए कुछ सेविंग शुरू करो। ये आपका चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप शुरू तभी करना जब 3 स्टेप पूरे हो गए हैं। इससे पहले लात नहीं उठानी और छड़ परा टर्म इंश्योरेंस, छड़ परा लाइफ इंश्योरेंस, 2 साल बाद ही प्लानिंग करो। अरे भैया सुबह हज़ारों लोग नहीं उठ पाते हैं, सोए सोए रह जाते हैं, और हॉस्पिटलों में जाके देखो बेड मिलने के लिए भी लाइन है, वहाँ पे बेड भी नहीं मिलते वहाँ पे। तो इतने लोग बीमार हैं, जब तक वो 2 चीज़ें सेव नहीं की आपने, इसके बारे में सोचना भी मत। क्लियर। तो 4th स्टेप क्या है, सेव सम सेविंग्स फॉर 2 years, शॉर्ट टर्म सेविंग्स लाइक। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, सेविंग्स कैसे होती हैं इसके लिए, कहीं से सबसे पहले प्लान क्या है, अपनी आरडी खुलवा लो। आरडी क्या होता है, रिजर्व डिपॉजिट्स। ये बैंकों में खुल जाती है, ऑनलाइन खुल जाती है, आजकल बैंक में जाकर के भी खुल जाती है। उसमें जब तेरे पास 500 रुपया है उसमें डाल दो, हर महीने का 500 रुपया पक्का कर दो, 1000 रुपया पक्का कर दो। ओपन आरडीज खुल जाती हैं कि जब मेरा दिल करेगा मैं उसमें पैसे डाल दूंगा। आम तौर पर आपके सेविंग अकाउंट्स में जो पैसा पड़ा होता है, आम तौर पर जो आपके सेविंग में पैसा पड़ा होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 3 से 3.5%। और वो कुछ नहीं है, बुद्धू बना रहे हैं तुम्हें, क्योंकि हर साल महंगाई की जो दर बढ़ती है वो 5 से 5.5% बढ़ती है। हर साल महंगाई की दर बढ़ रही है 5 से 5.5%। तुम्हें बैंक में सेविंग इंटरेस्ट मिला 3 से 3.5%, तो पैसा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, पड़े पड़े पैसा तो कम हो रहा है। तुम्हारे 10,000 की अगले साल गवर्नमेंट के हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए 12,000 रुपये, और तुम बड़े खुश हो सेविंग अकाउंट में पैसे रख करके, जिसकी साल बाद वैल्यू बनती है 10,500 या 11,000 रुपये। गवर्नमेंट कह रही है 10 का बन गया 12 महंगाई के हिसाब से, जीडीपी बढ़ गई इसकी, राइट। बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बोल रहा है 10,000 का हो गया 10,500, 700 या 11,000 रुपया। तुम बड़े खुश हो मेरे पैसे बढ़ गए। अरे महंगाई दर तो देखो कहाँ गई। तो तुम्हें कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो 6% से ऊपर इन्वेस्ट करना है, इससे कम इन्वेस्ट नहीं करना। गेटिंग माय पॉइंट। आपको कम से कम 6% से ऊपर इन्वेस्ट करना है, इससे कम इन्वेस्ट नहीं करना, तभी तो महंगाई से ऊपर जाओगे ना, राइट। तो 6% का मतलब क्या है, एफडी या आरडी। एफडी आज की डेट में 6-6.5% देती है। आरडी कुछ अच्छे, एफडीज कुछ अच्छे बैंक मतलब कुछ नए बैंक आए हैं, बंधन बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, ये 7.5% तक भी पैसे दे रहे हैं, 7.5% तक भी आपको एफडी पे पैसे दे रहे हैं। तो करो क्या, जो मैं करता था,
आज बहुत दूर हूँ मैं ना 8th 9th स्टेप पे पहुँच गया हूँ, लेकिन करो क्या, सबसे पहले 500,000 रुपया पक्का बांध लो, मुझे आरडी में डालना है। 500,000 रुपया हर महीने मुझे आरडी में डालना है। कम खा लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी, पर ये पैसे नहीं मैं छोड़ूंगी। तो 500,000 अपनी औकात के हिसाब से, अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, वो 2,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, जितना खुल के करो उतना करो, उसमें डालते जाओ। ये वो बूंद है जो हर साल आप डालते जाओगे, हर महीने डालते जाओगे, ये बढ़ती जाएगी। जैसे ही वो पैसा बढ़ते बढ़ते साल बाद मैच्योर हो गया, आरडी खुलती है साल के लिए, अब बीच में तोड़ भी सकते हो। और ये ऐसी आरडी है, तुम अगले दिन अगले महीने अगर पैसे नहीं दे पाए तो वो तुम्हारे को फ़ोन नहीं करेंगे, भाई साहब पैसे नहीं दिए। तलवार नहीं है कोई भी, तुम नहीं दे पाए, नहीं कोई लोन थोड़ी है ये, नहीं पैसे दे पाए ना सी, कमेटी नहीं है ये, कमेटियों वाली आंटियां भाग गई, राइट। ये आरडी है, तुम्हारी सेविंग है, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अगले महीने डबल कर देना। पर तलवार नहीं है सिर पे, बैंक वाले फोन करके तुम्हारी जान नहीं खा रहे कि भैया पैसे नहीं दे रहे की गल। आ गया समझ? तो आरडी से स्टेप शुरू करें, आरडी से स्टेप शुरू करें, फोकस फोकस फोकस। आरडी से स्टेप शुरू करें, क्या हर महीने 500,000 2,000, अगर 2,000 भी खुलवाते हो, साल का कितना हो गया भाई साहब? 2,000 महीना हुआ, साल का कितना हो गया? 24,000 हो गया। इस 24,000 को उठा करके डाल दीजिए एक एफडी में। एफडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट। मेरे हिसाब से तुम लड़कियां ज़्यादा बैठी हो तो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए एफडी ज़रूर खुलवा के रखी होंगी, एफडी करा के रखी होगी तुम्हारे लिए, राइट। ये एक सोच है, लोगों को लगता है एफडी इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन, राइट। पर एफडी इज़ वेरी गुड ऑप्शन, बट इंटरेस्ट क्या आ रहा है भाई साहब? 6-7%, 7-7.5%। उसमें क्या होता है आजकल? कुछ भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट पैसा सेफ है, इकट्ठा हो रहा है पैसा सारा। पहले डालो आरडीज में, उसका बन गया 24,000, इस 24,000 में 1,000 कहीं से और डालो और 25,000 की एफडी करवा लो। समझ आ गया? 25,000 की एफडी करा लो और उस एफडी को अपने घर में रख दो। अब चैन से तुम्हारे पास 25,000 की सेविंग है, खुश हो जाओ। पर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इधर आरडी तो खुल गई, आरडी तो बंद हो गई, एफडी तो खुल गई, पर आरडी बंद नहीं करनी, साथ ही ऑन द सेम डे आरडी कंटिन्यू रख लेनी है, क्योंकि मुझे अगला 25,000 भी चाहिए। और अब देखो क्या मैंने इनकम बढ़ाई अपनी थोड़ी सी, अगर इनकम बढ़ी है तो अगली बार आरडी खुलवा 2500 की। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, चीज़ें सेव करने के लिए थोड़ी सी सैक्रिफाइसिंग करनी पड़ती है बच्चे। अगले साल आरडी 2500 की या 3,000 की खोलो, उसके लिए थोड़ा इनकम सोर्स बढ़ाओ ना अपना। अब हो गया 3,000, अगले साल की हो गया 36,000, 4,000 और डालो, 40,000 की आपकी एफडी, 40,000 की एफडी, 25,000 की एफडी, सेव होना शुरू हो गया ना पैसा। ये होता है तुक्का तुक्का पैसा सेव करना, और बिना किसी तलवार के, बिना किसी टेंशन के। ये नहीं है कमेटी देनी किसी की, रात को नींद नहीं आ रही। भैया पैसा इक्वल टू हैप्पीनेस, ये पैसा तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे रहा, तुम्हें टेंशन और बीमारियां दे रहा है, तो फिर खर्चो मेडिकल एक्सपेंसेस पे पैसे, फिर ठीक है बढ़िया, बीमार तो तुम होने ही वाले हो। हाय उसके पैसे देने हैं, हाय वो मेरी जान खा रही है, हाय मेरे को फ़ोन कर रही है, हाय तो हाय 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 में तो फिर हाई ही होनी है, फिर और क्या होना है। ऐसी सेविंग्स जो मैं तरीके बता रहा हूँ टेंशन फ्री हैं, तो नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई फ़ोन करके तुम्हें तंग नहीं करने वाला, तुम फ्री होके हंसते खेलते पैसे सेव कर रहे हो। आगे समझ? 4th स्टेप समझ आ गया बच्चे? खुलवाओ आरडीज, आज ही खुलवाओ, ये तुम खुद कर सकते हो, ये तुम्हारा स्टेप है। लेते हो ना 2-2.5 हज़ार पेरेंट्स से, 2-2.5, 4,000, 5,000 कुछ तो लेते ही होगे अपने पेरेंट्स से, उसमें से देखो मैं कितना बचा सकती हूँ। नहीं खाऊंगी 1-2 पिज़्ज़े और, कोई बात नहीं, राइट। कहीं पे सेविंग्स करके अगर मैं ये सेव करती हूँ तो भाई साहब कल को पेरेंट्स किसी परेशानी में होंगे ना, तुम अपनी एफडी पकड़ाना, लो फोड़ो 25,000 रुपया, करो अपना कम। उस दिन मान होगा तुम्हारे जन्म पर उनको, तुम्हारे जन्म पर उनको मान होगा। वाह। एफडी भी हो गई, आरडी भी हो गई, आरडी हो गई, फिर एफडी हो गई, हो गया। अगला स्टेप क्या है? अब कुछ प्लानिंग्स करो अगले 5-10 साल के लिए कि मुझे बाहर जाना है। ये मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। अब अगले 5-10 साल के लिए बच्चों को प्लानिंग करनी चाहिए, पेरेंट्स को प्लानिंग करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए कि मैं अपने बच्चे को 5 साल बाद, 10 साल बाद बाहर भेजना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या वो जाना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए।
तो उसकी आज से मेरी रिटर्न फाइलिंग क्या होगी, मेरी इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होंगी, मेरे सेविंग्स क्या होंगी उसके लिए, और उसको जाने का खर्चा कितना होगा। आज मुझे दिख रहा है वहाँ जाने का खर्चा 18 लाख रुपया है, राइट, पर मुझे पता है 5 साल बाद जब मेरा बच्चा +2 के बाद बाहर जाना चाहता होगा तब खर्चा होगा 22 लाख का। तो उस 22 लाख को कन्वर्ट करो 6 साल में। अब देखो मुझे क्या सेविंग करनी है। तो रोज़ हर महीने उसके लिए पैसा सेव करना शुरू करो, ताकि जब वो तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर मांगे, अरे भाई साहब मेडिकल की सोच के देखो, मुझे MBBS करनी है, मुझे MD करनी है, सोचो कितने पैसे लगते होंगे, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, राइट। समझिए मेरी बात। अभी से शुरुआत करो और बूंद बूंद भरनी शुरू करो, एक दिन वो समुंदर बन जाएगा। सेकंड स्टेप समझ आ गया सब लोगों को। इनसे पहले सेविंग मत करना, पहले ये सेव करो, क्योंकि तुम जितना मर्जी सेव करते रहो, जब बीमारी आई ना, चलो दरवाजे खुल गए सारे। तुमको मेरे पास 4 लाख रुपया है, मैंने 5 लाख सेव किया है, परिवार में आई बीमारी, 1 साल में ही, 1 महीने में ही सारा पैसा खत्म। तो पहले बाहर जाने के दरवाजे बंद करो। पैसा बाहर कैसे जाएगा? पैसा बाहर जाएगा 2 ही कंडीशंस में, एक तो तुम्हारी अगर ज़िंदगी है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो गया सब। दूसरा, अगर तुम बीमार हो गए तो क्या बचेगा? इसलिए बिना प्लानिंग्स के जो चलेगा वो अंधों की तरह चलेगा और कभी भी गिर जाएगा। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अगले 5-10 साल की प्लानिंग्स करिए। क्या? लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान फॉर 5 to 10 ईयर्स। ये इंश्योरेंस प्लान्स भी होते हैं, आजकल इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, इंश्योरेंस प्लान्स और LIC के इंश्योरेंस प्लान्स हैं, राइट, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, एजुकेशन प्लान्स हैं, पेंशन प्लान्स हैं, ये कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाता। हर महीने 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये दे दो। अब वो महीने का क्या, साल का लेते हैं, साल का भी है या 6 महीने का लेते हैं। साल का कितना? 12,000 रुपये, साल का कितना? 20,000 रुपया। अपने हैसियत से देखो ना, उस 20 लाख को डिवाइड करो ना, 20 लाख को डिवाइड करो 10 साल में, 1 साल का कितना हो गया? 2 लाख रुपया। 1 महीने का कितना हो गया? इतना। स्टार्ट करो। या तो बड़ा सोचना बंद करो, जाना मुझे बाहर है, या तो बड़ा सोचना बंद करो, या फिर प्लानिंग बड़ी करो, राइट। ये LIC के प्लान्स होते हैं, कुछ 5 साल, 10 साल वाले, 20 साल वाले भी होते हैं। उसकी प्लानिंग्स के हिसाब से शुरू करो। अरे आजकल तो लोग इतने समझदार हैं, गुड़िया पैदा होती है ना घर में, साथ में इंश्योरेंस हो जाती है उसकी। 20 साल 25 साल तक की गुड़िया जब होगी तब उसकी शादी के लिए भी पैसे हैं, उसकी पढ़ाई के लिए भी पैसे हैं हमारे पास। आज स्मार्ट पेरेंटिंग इसे बोला जाता है। समझिए मेरी बात। चलो अपने लिए ना सही, अपने आने वाले बच्चों के लिए प्लानिंग कर लो। हो गया तुम्हारे साथ जो होना था, छोड़ो। तुम तो ये गलती ना करना है कम से कम, ठीक है जी। चलो अगला चलते हैं जी। 6th प्लान क्या है? स्टार्ट सेविंग फॉर योरसेल्फ। सब कुछ कर करा के अगर तुमने अपने लिए कुछ ना किया, ये तो पैसा वो भी बच्चों को ही दे रहे हो, खुद के लिए तो कुछ नहीं किया, राइट। अब तुम रिटायर हो रहे हो, अब अपने घरों में अगर तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आई एडमायर, आई अप्रिशिएट। लेकिन बाहर देखो दुनिया में क्या हाल हो रहा है पेरेंट्स के साथ, ओल्ड एज लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है, बीमारियों में उनके साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, हाथ कैसे मांगने पड़ रहे हैं उन लोगों को अपने बच्चों से ही, और बच्चे कितना दुत्कार रहे हैं उन लोगों को। तो अगर अपने लिए और अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ना किया ना तुमने, ये तुम्हारा 6th स्टेप है, उसको सेव करो। क्योंकि बीमारियां 40, 45, 50 के बाद आती हैं, और तब तक तुम बहुत कुछ छोड़ चुके होते हो। तो 30 साल 35 साल से अपने पेंशन प्लान शुरू कर दो। ये अपना नेक्स्ट स्टेप है। ऐसे पेंशन प्लान्स जो आपके 25 साल 20 साल बाद जाके एक्सपायर होंगे। ये क्या है? वापस आ जाते हैं पैसे ये वाले सारे। अगर तुमने LIC का पेंशन प्लान लिया तो भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता है तो पैसे सारे वापस परिवार को मिल जाएंगे, वो भी सेफ हो गया। बढ़ के नहीं मिलेंगे। अब ये नहीं है कि 20 लाख का 1 करोड़ मिल रहा है, वो टर्म इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन जितने तुमने पैसे दिए उसका डबल ट्रिपल तो मिल जाएगा आराम से। अगर तुमने 20 लाख की इंश्योरेंस ली थी और तुमने दिया भी 2 लाख ही है तो 20 लाख मिल जाएगा तुम्हारे मरने पर शहीद होना पड़ेगा। अब देख लो शहीद होना कि नहीं, राइट। लेकिन अगर तुम्हें कुछ नहीं होता, भगवान करे ना हो,
तो जब तुम 60 साल के 65 साल के हो जाओगे और तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो फॉर एग्जांपल, राइट, और तुम्हें हर महीने बैंक की तरफ से 15,000 18,000 का चेक आना शुरू हो जाए, क्या बात है भाई। अरे बच्चे भी इज्जत करेंगे तुम्हारी। 15,000 से तुम डिसाइड करोगे, जब तुम इंश्योरेंस प्लान लोगे तुम डिसाइड करोगे कि इसकी मैच्योरिटी के बाद मुझे महीने के कितने पैसे चाहिए। तुमने दे रखा है उन लोगों को 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया हर महीने सेविंग करते करते। अब तुम डिसाइड करोगे मुझे हर महीने कौन सी एज को कितने पैसे वापस चाहिए। ये होते पेंशन प्लान्स। उसके लिए तुमने क्या किया, उनको बोल दिया। अब जैसे ही तुम्हें लगा कि मेरी शुरुआत हो गई है, अब मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया है, उनको बोलो एक्टिवेट कर दो जी। अब हर महीने तुम्हें पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक तुम जिंदा हो। जब तुम्हें कुछ हो गया पूरा पैसा इकट्ठा वापस आ जाएगा। होश है इन चीज़ों की, देखो पता ही नहीं इन चीज़ों का। और फिर तभी तो नींद नहीं आती तुम लोगों को, क्योंकि प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग ही नहीं है। फिर यही तो हाल है ना। और इतना बुरा तो नहीं था ये, इतना मुश्किल तो नहीं था। मैं तो बात 20-20, 50-50 लाख की तो कर ही नहीं रहा। मैं तो तुम्हारी सैलरीज में से कुछ हल्की सी सेविंग्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जिसकी मैं ये बात कर रहा हूँ। ये 20 साल 15 साल की प्लानिंग है, क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब ये पैसा तुम्हारे काम आएगा। पर इसका एक्टिवेशन बटन भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम 5 साल के बाद उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तुम्हें लगा बीमारी आ गई भैया, ब्लड कैंसर हो गया भैया, हार्ट अटैक हो गया, अब तो मुझे पैसा चाहिए, मैं काम नहीं कर सकता, तो एक्टिवेट कर दो, पैसा वापस आना शुरू हो गया। हर महीने तुम्हारे घर में पैसा आ रहा है एज अ सैलरी। और क्या चाहिए, ठीक है। और किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, अपना ही पैसा हक से ले रहे हो, ठीक है जी। अब तुमने एफडीआं और आरडीआं इकट्ठी कर ली। एफडीओं को अचार डालोगे क्या? एफडीआं होगी तुम्हारे पास 2 लाख रुपए की, 25-25 हज़ार करके, 30-30 हज़ार करके तुमने उसके कागज इकट्ठे कर लिए। पैसा हो गया 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। अब उन पैसों का करोगे क्या? मिल क्या रहा है वहाँ पे? फिर भी 6-7% ही पैसा मिल रहा है। एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7% मैक्स टू मैक्स, 7.5% मैक्स टू मैक्स। क्या कर लोगे? 2% को बढ़ा के 5% तो गवर्नमेंट खा रही है हर साल, महंगाई खा रही है। और 2% का चार्ट डालोगे क्या? पैसा कैसे बढ़ेगा तुम्हारा? पैसा बढ़ता है। अब उस पैसे को रोटेट करो बिग प्रॉपर्टीज़ में। 4-5 लाख रुपए सेव हो गया। अब कोशिश करो उसकी इन्वेस्टमेंट करो किसी प्रॉपर्टीज़ में, राइट। मैं पैसे रोटेट करके अपनी हैसियत के हिसाब से किसी भी एक जगह पर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें एप्रिसिएशन मिलता है, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता कभी भी। एप्रिसिएशन मतलब एटलीस्ट तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल ही जाएंगे। बढ़ने लगेंगे तो पता ही नहीं 2 लाख की चीज़ कब 2 करोड़ की हो जाए। एटलीस्ट 20 लाख की तो कहीं नहीं गई। कि इस एफडीओ को कागजों में मत रहने दीजिए, इस एफडीओ को कन्वर्ट करिए अपनी प्रॉपर्टी परचेज में। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो भाई साहब। गोल्ड कहाँ, आज से सिर्फ 5 साल पहले गोल्ड का रेट 25, 28, 30 हज़ार रुपया था। कहाँ आज 50, 55, 56 हज़ार के ऊपर है। और ये कहाँ जाने वाला है आने वाले टाइम पे? ये 70, 80 हज़ार, 1 लाख तक जाने वाला है। क्लियर है जी? स्टेप सब समझ आ रहे हैं? एक बार रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था? अपनी लाइफ इंश्योरेंस करिए। उसके बाद बीमारी को सेव करिए। तीसरा स्टेप, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब पैसे पड़े रह जाएंगे और तुम लोगों के आगे हाथ मांगते फिरोगे। भैया 3 दिन बाद पैसे आ जाने, बैंक 3 दिन बाद खुलना है, प्लीज़ 3 दिन वास्ते पैसे दे दे। मांगते फिरोगे यार, क्या ज़रूरत है? सेव रखो ना अपने पास, राइट। होता है ना, ऐसा होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। प्लानिंग के साथ चलो बच्चे, कुछ भी गलत नहीं है। बैंक में अपने ही पैसे पड़े होते हैं, पर तुम्हें फिर भी 3 दिन 4 दिन के लिए किसी से मांगने पड़ते हैं। इससे बड़ी लानत क्या होगी? और इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास प्लानिंग की कमी थी, ठीक है जी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, 2 साल के लिए प्लानिंग करिए कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए क्या प्लान करना है, उसको एफडी और आरडी में कन्वर्ट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? 5 से 10 साल की प्लानिंग करिए। 5 से 10 साल की प्लानिंग के लिए क्या करना है आपने? पढ़ाई, अपनी शादी, ऐसा कुछ प्लान करिए। अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर के प्लान करिए कि मुझे बिज़नेस खोलना है, कि मुझे जॉब करनी है, कि क्या करना है। उसकी प्लानिंग को लेकर के LICs में कुछ इंश्योरेंसेस ले लीजिए, ताकि आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाएं। 10 साल बाद वो पैसा बड़ा हो जाए। वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, वहाँ पे ये मत बढ़ा मेरे पैसे बढ़ जाएं। बस ये है कि मेरे पैसे मेरे काम आ जाएं जब मुझे ज़रूरत पड़े। समझ गए?
अगला प्लान मैंने बताया, अपने लिए कोई सेविंग करो, ये भी अभी ज़रूरी है, क्योंकि अपने लिए ना किया तो फिर कुछ ना किया तुमने। अगला, जितने पैसे आपने सेव किए एफडीज़ और आरडीज़ के रूप में, उनको किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, चाहे प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे गोल्ड ले लीजिए, पर उसको किसी बड़ी सेविंग में डाल दो, ताकि वो पैसा अब मल्टीप्लाई होता रहे, प्लस ना हो, मल्टीप्लाई हो। ठीक है जी। अब टाइम आ गया, ये सारा कुछ हो गया, अब तुम टेंशन फ्री हो, अब तुम रिलैक्स हो सकते हो। अब टाइम आ गया यार, अभी पैसा आ रहा है थोड़ा सा, अभी भी सेफ थोड़ा बच रहा है। 8 स्टेप तक पहुंचने से पहले पिछले सारे स्टेप कंटिन्यू होने चाहिए। हर साल आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जानी चाहिए, हर साल आपकी टर्म इंश्योरेंस जानी चाहिए, हर महीने आपका 2-3 हज़ार रुपये आपका 2 साल की प्लानिंग के लिए जाना चाहिए, हर महीने आपका 3 से 4 हज़ार रुपये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जाना चाहिए, थोड़ी सी आरडीज़ में पैसा जाना चाहिए। ये सब चल रहा है। अब इसके बाद भी लगता है यार 2-4 हज़ार की और गुंजाइश है, ये ले तुम्हारी इनकम, भाई साहब तुम्हें 25,000 30,000 की जॉब मिल जाए तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये सब कुछ। अब लगा यार 2-3 हज़ार और सेव हो सकता है, अब क्या करूं? अब पंगे लो बड़े रिस्क के लिए। अब पैसे को मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई करना है। कैसा? अब आप जा सकते हैं मॉडरेट रिस्क के लिए, पर पैसा वहां लगाइए जहां पे रिस्क तो है पर मॉडरेट रिस्क है। मॉडरेट मतलब बीच वाला रिस्क। अब वो पैसा 6-7% पे नहीं, 12 से 13% पे जाना चाहिए, 15% पे जाना चाहिए। इसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। ऐड में आता है ना कई बार, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली, बट तेज बोल जाते हैं, वो समझ नहीं आता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 15 से 20%, 25% तक, डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड्स वेरी वेरी गुड ऑप्शन। सिप लगा दीजिए उसमें भी। सिप का मतलब होता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप उसमें प्लान कर रहे हैं, हर महीने उसमें पैसा डाल रहे हैं। उसमें 2,000 हज़ार भी डाल दिया, अगर 1000 भी डाल दिया तो उसमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट इतनी बड़ी चीज़ है कि मल्टीप्लाई होते होते लाखों की चीज़ करोड़ों में बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने लगाया 10,000 रुपया, अगले साल अगले महीने हो गया वो, उस पर इंटरेस्ट मिला मुझे 10,800 रुपया हो गया। अगले महीने 10,000 रुपया और लगा, 10,000 पे पिछला 10,000, नया वाला 10,000 प्लस 800, अब इंटरेस्ट मिलेगा 20,800 पे। अगले महीने इंटरेस्ट मिल गया मुझे 1,000 रुपया और, लगाया मैंने कितना? 20,000। अब एक और लगा रहा हूँ, कितना लग गया? 30,000। पर अगले महीने मुझे इंटरेस्ट कितना मिला? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया प्लस 800 रुपया, 1,800 रुपया और बढ़ गया मेरा। अब 30,000 प्लस 1,800 रुपया, अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 31,800 पे। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ आ गया? अब ये 31,800, अगले महीने फिर 1,000 रुपये और इंटरेस्ट आ गया, हो गया 33,000। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है भाई साहब, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट ऑप्शंस। पर यहां पहुंचना तब, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझ गए? अभी G20 का हुआ दिल्ली में, तो म्यूचुअल फंड्स मार्केट सब ग्रो कर रही हैं, अभी बड़ी हो रही हैं। एक हमला हो गया दोबारा, वो यूक्रेन वाला कोई हमला हो गया, होगा तो वहां पे तुम्हारी म्यूचुअल फंड मार्केट यहां टूट जाएगी। तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, इसलिए इसको तभी लगाना जब पिछले सारे काम कर चुके हो। पर यहां पहुंचना जरूर है, यहां ना पहुंचे तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे कभी भी। समझ पा रहे हो? इसलिए यहां पहुंचिए और म्यूचुअल फंड्स में हर महीने की सेविंग्स लगानी शुरू करिए। अब चलिए कुछ बड़े प्रॉफिट्स के लिए। अब क्या होता है, शेयर मार्केट्स, यहां तक तुम पहुंच नहीं पाओगे अभी। हाँ, तुम्हें पहुंचने में कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। और अगर तुमको सर मैं तो अभी भी कर रहा हूं, सर मैं तो मार्केट में, एक बच्चा है मेरे पास +2 का शाम को आता है, तो वो मार्केट में पैसा लगा रहा है अभी भी, पागलपन है ये। पापा देते हैं 3,000 रुपये महीना, वो हर महीने ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक, राइट, या स्टॉक खरीदने में कि मैंने इस कंपनी का शेयर खरीद लिया, इस कंपनी का शेयर खरीद लिया। मज़ा बड़ा आता है, पर जुआ है भाई साहब ये। उसका कंपनी का शेयर बढ़ेगा कि कम होगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसको। हाँ, तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें नॉलेज गेन करनी चाहिए, शेयर मार्केट काम कैसे करती है। नॉलेज है तो लगाओ, पर नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट इज जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे अब दिल कर रहा है यार जुआ खेलते हैं, चल देखते हैं पैसा बढ़ता है कि कम होता है, मेरी किस्मत आजमाते हैं। अब यहाँ पैसा लगाओ, पर अगर नॉलेज लेके कमाओगे तो फिर ये भी बढ़ेगा। बहुत लोग कमाते हैं,
पर अगर तुक्का भी लगाओगे तो तभी लगाना जब पिछले सारे काम हो चुके हैं। तो +2 वाला बच्चा कहता सर मैं लगा रहा हूँ जी, भाई साहब गलती है, ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला काम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब आता है 9। और अगर तुम सब कुछ छोड़ छड़ा के, सेविंग नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तुम मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो पागल हो तुम। थोड़े बहुत पैसे उसको भी रिस्क में डाल दिया, ये जुआ है। तुम्हें लगता है एफडी तो यार 4% 6% इंटरेस्ट देगी, यहाँ तो बड़े पैसे बन जाते हैं बड़ी जल्दी। तो भाई साहब यहाँ ख़त्म भी होते हैं, एफडी में ख़त्म भी नहीं होते, ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी। वहाँ बम भी फूट जाए तब भी ख़त्म नहीं होते। मैंने बोला 4 महीने के लिए बैंक बंद है, पर 5वें महीने बैंक खुलेगा तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, होना कुछ नहीं है। हमारे इंडिया की आरबीआई और हमारे इंडिया की जो कंट्रोल्स हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पैसा नहीं जाता कहीं भी, ठीक है जी। ये 9th स्टेप था आपका। अब 10वां स्टेप, यहाँ तक पहुँच गए तो भैया तुम तो फिर करोड़पति हो चुके हो, लखपति तो हो ही चुके हो तुम। यहाँ 10वां स्टेप क्या है, तुमने नाम सुना होगा बिटकॉइन का। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, कभी सुना नाम इनका? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये सब चीज़ें हैं, ये इंटरनेशनल जुआ है ये इंटरनेशनल जुआ है। यहाँ भी पैसे लगते हैं, यहाँ मैंने भी लगाए हुए हैं, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ मैं, राइट। यहाँ भी पैसे लगते हैं, पर बिटकॉइन जो कभी मतलब करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया लोगों ने यहाँ से। आजकल बहुत बुरा हाल है बिटकॉइन का, आजकल मत लगवाना, बहुत बुरा हाल है, पिछले 1 साल से बहुत बुरा हाल है बिटकॉइन का। बिटकॉइंस के नाम से कॉइन्स बिकते हैं मार्केट में, तुम कॉइन्स खरीदते हो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कितना है? 40%, 45%, 50%। सपने मत देखो भाई साहब, ऐसा मत सोचो मैं अभी इसमें जाने वाला हूँ, सीधा उल्टा नहीं चलना, सीधा चलना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये मैंने स्टेप्स आप लोगों को बताए। अगला स्टेप कोई नहीं है, अगला स्टेप ऐश, अगला स्टेप है ऐश करो। अब खुश रहो ना यार, इतना कुछ कर लिया अभी भी तुम खुश नहीं हो तो भाड़ में जाए इतना पैसा। तुमने अपना मरना सेव कर लिया, बीमारी सेव कर ली, ठीक है, अपनी 10 साल की 2 साल की प्लानिंग्स कर ली, तुमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, अब भी तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं है। खुश रहना सीखो। ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके पास खुशी नहीं है तो फिर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस सब 10 स्टेप्स में मैंने कोई तलवार नहीं टांगी आपके सिर पे, ये सबसे बड़ी बात थी। क्योंकि जब सिर पे लेने वाले खड़े होते हैं ना तो जान निकलती है बंदे की, इज्जत तो जाती जाती है, अंदर टेंशन डिप्रेशन शुरू हो जाता है। इसमें कहीं कोई आंटी नहीं खड़ी कमेटी वाली, पैसे दो मेरे को, ठीक है जी। आई होप ये सब स्टेप्स आपको समझ आ चुके होंगे। ऑल आर इनफ फॉर यू। आई होप दिस विल बी वैल्यूएबल फॉर यू इफ़ यू डू इट राइट नाउ। कल की या महीने बाद की या साल बाद की, या ये अपने मन को वहम मत देना कि जब कमाने लगूंगा ना तब शुरू करूंगा, फिर नहीं होने वाला। आज से प्लानिंग शुरू करो कि मेरी 50 निकल सकते हैं, 100 निकल सकता है, 500 निकल सकता है। अच्छा, इससे पहले बैंक में आरडी कम से कम 500 रुपये की खुलेगी। बैंक में आरडी जमा कराने के लिए 500 कहाँ से आएंगे? अरे आएंगे, 10 रुपये की बुगनी ले लो ना घर के लिए। 10 रुपये की बुगनी मिलती है, 20 रुपये की बुगनी मिलती है, पिकी बैंक बोलते हो तुम उसे, उसमें डालो ना रोज पैसे। ऐसे होती है बूंद से समुंदर तक का सफ़र, ऐसे होता है। हमने यहीं से शुरुआत की थी बच्चे, हमने यहीं से शुरुआत की थी। लैंडलॉर्ड नहीं थे हमारे पीछे वाले, यहीं से शुरुआत की थी हमने, बुगनियों से शुरुआत की थी हमने। बुगनियों से आरडी तक पहुंचे, आरडीओ से एफडीओ तक पहुंचे, एफडीओ से प्रॉपर्टीज तक पहुंचे, प्रॉपर्टी से म्यूचुअल्स तक पहुंचे, म्यूचुअल से फिर शेयर मार्केट तक पहुंचे, अब शेयर मार्केट से हम क्रिप्टो तक पहुंच गए। क्लियर है जी? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों की ज़िंदगी में ये कुछ काम आएगी चीज़ें, एंड आई विश अगर किसी को कुछ भी पूछना हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन।